आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। आज आपके लिए लेकर आई हूँ हमारा जो चैप्टर है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, जो आपका एग्जाम में आने वाला है, उसके एनसीईआरटी सोल्यूशन। एनसीईआरटी सोल्यूशन क्यों जरूरी है भाई? कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, एनसीईआरटी तो आपको मिस करना ही नहीं है। ये खजाना है अपना, है ना। मतलब जैसे घर का खाना होता है ना, तो पहले ये, ठीक है, फिर बाकी सब। तो पहले ये कंप्लीट करना है। आपके स्कूल के टेस्ट हो, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, ऑब्वियसली तो उसके लिए तो आपको करना ही करना है, क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं यूपीएससी के लिए। इसकी क्या जरूरत है मैम? जरूरत इसलिए है क्योंकि मेंस वगैरह के एग्जाम में आपसे लिखवाए जाते हैं आंसर्स, है ना। तो आपको तरीका जो है, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको हिस्ट्री से यही उठा के कोई सवाल पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। पर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कम्स फ्रॉम राइटिंग आंसर। कि कोई भी आपको सवाल दिया गया है, आप उसका आंसर कैसे लिख सकते हो, है ना। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको चीजें पता होनी चाहिए, आपको आंसर लिखना आना चाहिए, किस तरीके से आंसर लिखा जाता है, क्या सवाल पूछा है, क्या आंसर में हमको पॉइंट्स यूज करने हैं, ठीक है। तो अगर 10th में भी हो, आगे हमको एग्जाम देनी है, तो अभी से तैयारी पूरी बिल्कुल फुल टू रखो, है ना। कई बार देखा गया है एनसीईआरटी क्वेश्चंस डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं। इवन डायरेक्ट एग्जैक्ट वर्ड लेके नहीं पूछेंगे तो वो कुछ घुमा के पूछ लेंगे, बट क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो मिस तो बिल्कुल भी मत करना भाई, है ना। ये वाला जो चैप्टर है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। वन शॉट आपके पास में ऑलरेडी अवेलेबल है, टॉपिक वाइज वीडियोस भी आपके पास में ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक, हम एनसीईआरटी कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा, तो पूरा चैप्टर जो है वो आपका मस्त से एकदम समाप्त हो जाएगा। ठीक, बात करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो पीछे की तरफ हमको आंसर दिए हुए। इसके पहले ना ऐसा करते हैं, छोटा सा रिकैप ले लेते हैं हम हमारे चैप्टर का, कि द मेकिंग ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड इज अबाउट व्हाट। ठीक है, मेकिंग ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड में बात क्या की है। तो जैसे हम कोई सा भी क्वेश्चन या सॉरी कोई सा भी चैप्टर शुरू करते हैं, तो हम क्या करते हैं, नाम तोड़ देते हैं, जिससे हमको समझ आ जाए कि इसमें क्या। यूजुअली बच्चे एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन और मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में सारा घपला कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है हमको। देखो, नाम को तोड़ेंगे तो मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड कहा जा रहा है। मतलब क्या, ग्लोबल वर्ल्ड कैसे बना। अब ग्लोबल वर्ल्ड क्या होता है? ग्लोबल वर्ल्ड मतलब ऐसा वर्ल्ड जो एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, जहां लोग, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट, सारी की सारी चीजें, सामान वगैरह भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे एक जगह कोई चीज लॉन्च हुई तो फट से वो दूसरी जगह का भी, दूसरी कंट्री में भी वो चीज मिल जाए, है ना, वहां तक पहुंच जाए, वहां के लोग जो है उस टेक्नोलॉजी का फायदा उठा पाए। तो ऐसा वर्ल्ड क्या कहा जाता है? ग्लोबल वर्ल्ड कहा जाता है। तो जब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं ना, तो वहां पे आपको शुरुआत में बताया जाता है कि कैसे प्री मॉडर्न वर्ल्ड क्या था। मतलब जैसे अगर हमको देखना है कि आज के जमाने में क्या चल रहा है, तो आज के जमाने को जब हम पुराने जमाने से कंपेयर करेंगे, तभी हमको समझ आएगा ना कि नया क्या हुआ है। तो ऐसे ही चैप्टर की शुरुआत की जाती है प्री मॉडर्न वर्ल्ड से, कि जब मॉडर्न वर्ल्ड नहीं था, उसके पहले की दुनिया किस तरीके की थी। तो उसमें बताया जाता है कि पहले भी लोग जो है वो आते जाते थे, ट्रैवल करते थे, पिलग्रिम्स जो है वो पिलग्रिमेज के थ्रू आते जाते थे, ठीक है, ट्रेड किया करते थे। लेकिन जितना वास्ट अभी के टाइम पे होता है, इतना उस समय पे नहीं था, है ना। तो आपको हिस्ट्री है तो आपको उस समय में ही घुस जाना है, ठीक है, कि वो कब की बात की जा रही है, क्या क्या चीजें बोली जा रही है, क्या क्या अंतर जो है वो आया है। बताया जाता है कि काउडी को कई बार लोग करेंसी की तरह यूज किया करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद में हमको बताया जाता है कि फूड से कैसे लोग एक दूसरे से जुड़े, है ना। स्पेगदी की बात की जाती है, मैगी वगैरह की बात की जाती है, तो वही मैगी स्पेगदी उस समय के लिए, ठीक है। कहाँ से कौन सा फूड बना, कैसे उसका नाम दूसरी जगह पर कुछ और पड़ा, फिर वहां से वो फेमस हो गया। तो एक फूड भी एक मेजर कंपोनेंट रहा, है ना। फिर आपको बहुत सारी चीजें बताई जाती है। फिर धीरे धीरे करके हम वॉर पे आ जाते हैं, कि कैसे जब जमाना पूरा इंटरलिंक हो जाता है, फिर वॉर वगैरह होते हैं, तो उससे भी एक दूसरे की कंट्री के ऊपर, जैसे कहीं पे वॉर हो रहा है तो सभी जगह पर उसका किस तरीके से इम्पैक्ट हुआ, ग्रेट डिप्रेशन किस तरीके से आया, तो उसके ऊपर पूरी की पूरी दुनिया पे किस तरीके का असर हुआ। कुल मिला के चैप्टर का क्रक्स ये है कि पहले दुनिया जुड़ी थी, लोग आते जाते थे, बिल्कुल माइग्रेशन होता था, सब कुछ होता था। लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ इस तरीके से दुनिया में बदलाव आया कि एक जगह अगर कुछ भी घटना होती या कोई प्रॉब्लम आती, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो पूरे वर्ल्ड को सहना पड़ता, या एक जगह कुछ अच्छा होता तो उसका इम्पैक्ट भी पूरे वर्ल्ड को मिलने लगा था। ठीक है, समझ आया। तो इस तरीके से जो है वो ग्लोबल वर्ल्ड बना, पूरा वर्ल्ड एक दूसरे से कनेक्ट हो गया। फिर लास्ट में वॉर वगैरह को कंपेंसेट करने के लिए, जैसे वॉर होते थे, लड़ाई झगड़े होते थे, तो उसमें बहुत खर्चा हो जाता था देशों का, है ना। तो देश का खर्चा होता था, एबल बॉडीड वर्कफोर्स जो है वो खत्म हो जाती थी, साथ ही साथ में कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। तो ऐसी स्थिति कभी आए तो उसके लिए क्या किया जाए, कैसे कंपेंसेट किया जाए। तो
ब्रिटेन वुड पे बैठ के सबने मीटिंग की, एग्रीमेंट बना, है ना, ब्रिटेन वुड ट्विंस का जो इंस्टीट्यूशन है उनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, IMF, है ना, वर्ल्ड बैंक, ये सारी चीज़ें बनाई गई। तो आज जिन बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में, इकोनॉमी के बारे में हम बात करते हैं, तो उसकी शुरुआत कैसे हुई, ये कुल मिला के आपको पूरा चैप्टर बताता है। ठीक, बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। अच्छा, इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो बकायदा आप वन शॉट रिवीजन तो देख ही सकते हो, टॉपिक वाइज वीडियोस भी आप देख ही सकते हो। लेकिन अगर आपको अभी भी कोई ऐसा डाउट आपको लग रहा है मैम ये तो समझ ही नहीं आ रहा है मेरे को, ये लाइन जो है इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो वो आप जरूर से आप कमेंट से बता सकते हो, तो फिर हम हेल्प करेंगे। साथ ही में एक और चीज दिमाग में रखना, बच्चे अक्सर कहते हैं कि हम तो इंडिया में रह रहे हैं, हमको ब्रिटेन में क्या हुआ, शुरुआत में क्या हुआ, ये सारी चीजें पढ़ने से क्या मतलब, कहाँ पे कॉर्न लॉ आए तो उससे क्या क्या फर्क पड़ता है, हमको इसको पढ़ने से क्या मिलेगा। इसका बहुत बड़ा मोटिव है। बात कुछ ऐसी होती है कि अगर आपके नेबरहुड में कुछ हो रहा है तो जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट आपको पड़ेगा। कुछ नया सामान वो लेके आते हैं तो आपको अच्छा लगता है, आप भी खरीदने की कोशिश करते हो, ठीक है। उनके यहाँ अगर कुछ दिक्कत हो जाती है तो आप अपना सामान उनके साथ में शेयर करते हो कि नहीं करते हो। कुछ अच्छी चीजें होती है तो हम सीखते हैं, कुछ बुरी घटना उनके साथ होती है तो हम उससे भी सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं। तो वैसे ही अगर हम देश दुनिया में रह रहे हैं, क्योंकि अब वर्ल्ड पूरा एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो हमको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कनेक्शन किस तरीके का है, क्या हुआ ऐसा कि ये कनेक्शन बना। नहीं तो पहले तो इतना ज्यादा कनेक्टेड नहीं था ना वर्ल्ड, ऐसा क्या हुआ कि कनेक्शन बना, है ना। ब्रिटेन से सारी चीजें जुड़ी, यूरोप से सारी चीजें जुड़ी, अमेरिका कैसे आया, वहां से फूड कैसे हुआ, कॉर्न लॉ वगैरह आए, तो उसके ऊपर कैसे ये छोटे छोटे लॉस का इम्पैक्ट जो है वो बहुत बड़ा हो जाया करता था, है ना। उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता था, फिर उसके इम्पैक्ट क्या हुए, उसके रिजल्ट क्या हुए, उसके इफेक्ट क्या हुए। तो एक सिचुएशन को एनालाइज करना जो है वो हम इन सारी घटनाओं से सीखते हैं। हमारे देश में जो होता है वो तो हम सीख ही रहे हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया पूरा चैप्टर आपको दिया है। इसके पहले भी आपको 6th 7th 8th में जो हिस्ट्री पढ़ाई गई वो पूरी की पूरी इंडिया की हिस्ट्री थी, ठीक है। लेकिन अब जैसे जैसे बड़े होते हो तो आपको देश दुनिया के बारे में, अपने घर से निकल के देश दुनिया के बारे में सीखना जरूरी हो जाता है ना। तो इसीलिए अब अपन इंडिया से थोड़ा सा बाहर निकल के देश दुनिया के बारे में क्या क्या चीजें हुई ये हम इन चैप्टर्स के थ्रू समझते हैं। तो अब तो नहीं बुरा लगाओगे कि हमारे इसमें क्यों डाल दिया ये पढ़ने के लिए, ठीक है। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। कह रहे give two examples of different types of global exchange which took place before the 17th century, choosing one example from Asia and one from Americas। तो हमको दो एग्जाम्पल देने हैं जिसमें हमको बताना है कि किस तरीके से ग्लोबल एक्सचेंज हुआ करता था, है ना। ग्लोबल एक्सचेंज हुआ करता था बिफोर 17th सेंचुरी, मतलब 17वीं शताब्दी के पहले किस तरीके से लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे, कैसे चीजें एक्सचेंज होती थी पूरे के पूरे वर्ल्ड में। तो उसका एग्जाम्पल हमको देना है। एक एग्जाम्पल हमको एशिया से लेना है और दूसरा एग्जाम्पल हमको अमेरिका से लेना है। तो देखो, याद आ रहा है आपको, जब हम प्री मॉडर्न वर्ल्ड की बात करते हैं तब हम एशिया में बात करते हैं सिल्क रूट की, है ना। कि एशिया में क्या थे, सिल्क रूट थे। सिल्क रूट बनाए गए थे जिसके थ्रू टेक्सटाइल्स एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था, स्पाइसेस एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाते थे। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो उसी से तो ग्लोबल एक्सचेंज होता था, इंडिया से ले गए, फिर वहां से ले गए, फिर वहां से कहीं और लेके गए। तो ये ग्लोबल एक्सचेंज ही तो हो रहा है, मतलब पूरी दुनिया भर में सामान एक्सचेंज हो ही रहा है ना उन रूट से। तो ये तो एशिया से एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल की अगर हम बात करें अमेरिका से अगर लेने, तो हम फूड का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जब अमेरिका डिस्कवर हुआ तो वहां के लोग जो है, ऐसा नहीं था कि अमेरिका को क्रिस्टोफर कोलंबस ने बनाया नहीं। क्रिस्टोफर कोलंबस वाज गोइंग, ठीक है, वो तो अपनी सर्च पे था। देन ही सॉ कि भाई हाँ अमेरिका है, तो उसने देखा कि वहां के लोग जो है वो पूरे दुनिया से नहीं जुड़े हुए हैं, वो अपने अब तक ही रह रहे हैं। फिर वहां पे गए, वहां पे देखा समझा सारी चीजें, तो देखा कि यहाँ पे तो जो फूड है, जो ये चीज ग्रो कर रहे हैं, ये तो ऐसा है कि लोग इसको कंज्यूम कर सकते हैं बहुत सस्ते से, है ना, आराम से कंज्यूम किया जा सकता है। तो पोटैटो वगैरह जैसी चीजें जो है वो पूरे वर्ल्ड में फैली, है ना। तो इससे भी क्या हुआ, लोग कनेक्ट हुए कि नहीं, ग्लोबल एक्सचेंज हुआ कि नहीं। तो ये दोनों एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। अब आंसर आपको कैसे लिखना है, पहले एक इंट्रोडक्टरी लाइन लिखना जरूरी है। टू एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लोबल एक्सचेंजेस which took place before 17th century are, नंबर 1 दे दो एशिया, क्योंकि पहले एशिया का पूछा है, ठीक है। तो सिल्क रूट्स ऑफ एशिया, the historians have identified several silk routes loaded overland and by sea linking Asia and Europe and northern Africa. These routes were used for trades and travel, है ना। ये एशिया और यूरोप को कनेक्ट करता था, नॉर्थ अफ्रीका को भी कनेक्ट करता था। तो अफ्रीका का जो ऊपर वाला पार्ट है, सी वाया सी भी ये रूट्स थे, और कुछ रूट्स ये वाले जो थे ये जमीनी तौर
तौर पे भी एक दूसरे से जुड़े हुए थे, तो आया जाया जा सकता था इन रूट्स के थ्रू, है ना। अब इससे क्या क्या शेयर होते थे, लोग माइग्रेट करते थे, सामान माइग्रेट करता था, पिलग्रिम्स माइग्रेट करते थे, उनकी वैल्यूज मैंने बताया था ना आपको चैप्टर में शुरुआत में। तो जाहिर सी बात है, इंसान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो ऐसा नहीं अपना दिमाग रख के आ जाएगा, नहीं, अपनी वैल्यूज जो वो सीखता है वो भी अपने साथ में दूसरे देशों में लेके जाता है, लोग देखते हैं, समझते हैं, और इस तरीके से जो है वो चीजें फैलती गई थी। ठीक, साथ ही में अगर अमेरिकाज की बात करें तो फूड फ्रॉम अमेरिकाज बताया जा रहा है। मेनी ऑफ आवर कॉमन फूड सच एज पोटैटो, सोया, ग्राउंडनट, मेज, टोमेटोज, चिलीज केम फ्रॉम अमेरिकाज ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, दैट इज द अमेरिकन इंडियंस, है ना। तो ये जो पोटैटो है, सोया है, ग्राउंडनट है, ये अगर हम देखें तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता थे जब तक अमेरिका डिस्कवर नहीं हुआ था, है ना, यहाँ तक पहुंचा भी नहीं था। थोड़े सदियों पहले की अगर हम बात करें तो नहीं खाया होगा हमारे पूर्वजों ने ये सारा खाना, है ना। ये बहुत बाद में आया जब अमेरिका से चीजें जो है वो आने जाने लगी थी। तो ये भी एक ग्लोबल एक्सचेंज का काफी अच्छा एग्जाम्पल है। तो आप इस तरीके से अपना आंसर लिख सकते हो। बाकायदा कोशिश ये करना कि जब 2 या 3 चीजें आपसे पूछी जाए तो उनको हाईलाइट कर दो, तो एग्जामिनर को देखने में आसानी रहती है कि अच्छा ये लिखा है टिक कर दिया, ये लिखा है टिक कर दिया, तो मार्क्स आसानी से आपको मिल जाते हैं, है ना। हमको कोशिश ये करना है कि एग्जामिनर हमारा आंसर जल्दी से जल्दी देख पाए, है ना। उसको जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी वो देख पाएगा उतनी जल्दी अच्छे से मार्क्स दे देगा। अगर उसको बहुत भेजा पच्ची करनी पड़ेगी तो फिर मार्क्स देने में भी भेजा पच्ची करेगा। सेकेंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक्सप्लेन हाउ द ग्लोबल ट्रांसफर ऑफ डिसीज इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड हेल्प्ड इन द कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका। तो हाँ, अब इस क्वेश्चन में हमको क्या बताना है कि किस तरीके से डिसीज को ट्रांसफर करके, प्री मॉडर्न वर्ल्ड में डिसीज को ट्रांसफर करके अमेरिका का कॉलोनाइजेशन किया गया था। तो ये हमको बात करनी है इस बारे में, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोग माइग्रेट करते थे, अपने साथ में सामान भी लेके जाते थे, अपने साथ में अपनी वैल्यूज भी लेके जाते थे, ठीक है। साथ ही साथ में उस समय पे सबसे ज्यादा लोग लेके जाते थे जर्म्स, जेब में भर के लेके जाते थे क्या, नहीं। जर्म्स जो है काफी बड़ा एक एग्जाम्पल है या एक डिसीज है जिसकी वजह से, जिसकी मदद से कॉलोनाइजेशन किया गया था उस समय पे। देखा गया यूरोपियंस निकले, उनके यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कतें थी यूरोप में, है ना। तो उनको ऐसा लगा कि बाहर जाते हैं, देखते हैं क्या होता है, कहीं कहीं पे क्या क्या चीजें हैं। अमेरिका पाया गया तो देखा गया कि यार यहाँ के लोग तो पूरे वर्ल्ड से जो है वो आइसोलेटेड ही है, ये तो अपने हिसाब से ही रह रहे हैं, बढ़िया रह रहे हैं, पोटैटो, ग्राउंडनट, सोया वोया सब उगाते हैं और बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं यार, बढ़िया है, ठीक है। अब यूरोपियंस दे वांटेड टू कंट्रोल, है ना, कि कैसे हम इस जगह को कंट्रोल कर ले, अपने हिस्से में ले आए, ताकि जो है वो हमारे हिसाब से चीजें चले, ठीक है। तो अब अगर मैं बंदूक लेके आपके सिर पे तानूंगी तो बंदूक तो लड़ाई झगड़े में, हाथापाई में हो सकता है कि मेरी बंदूक आप छीन लो और उल्टा मुझे ही मार दो, है ना। लेकिन जर्म्स से ऐसा नहीं है। उस समय पे क्या था, यूरोप वाला जो एरिया था वहां पर स्मॉल पॉक्स वगैरह काफी अच्छे से हो चुके थे लोगों को। तो जब हो चुके थे तो वो काफी ज्यादा इम्यून थे उस चीज को लेके, है ना, कि उनकी बॉडी फाइट कर सकती है। जैसे कोरोना हुआ, है ना, तो अब कोरोना हुआ तो अब हम क्या हो चुके, अचानक से अब जो केस जो है वो काफी कम हो गए, क्योंकि अब हमारी बॉडी लड़ सकती है। हमारी बॉडी ने देख लिया कि हाँ ऐसी कोई डिसीज भी, इससे कैसे, क्योंकि हमारी बॉडी में जैसे ही कोई सी डिसीज जाती है तो अंदर जो है वो लड़ने वाले कीड़े भी बनने लगते हैं, कि कैसे इस बीमारी से लड़ा जा सके, है ना। हमारी बॉडी अपने आप ही अंदर से बनाने लगती है उन चीजों को, ठीक। तो अब जब मान लो कि मैंने वैक्सीन का डोज भी ले लिया, मेरे को एक बार कोरोना हो चुका है, मैं ठीक हो चुकी हूँ, तो मेरे अंदर एंटीबॉडी बन चुकी है। अब कोरोना अगर होगा तो फिर से मेरी बॉडी उससे लड़ लेगी, ठीक। लेकिन अब जो अमेरिका वाले केस में है, जहां पे कोरोना हुआ ही नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, से अभी कोरोना है ना, से उस समय पे स्मॉल पॉक्स वगैरह हुआ करते थे। तो अमेरिका में देखा गया कि यार इन लोगों को तो कोई बीमारी वगैरह अभी तक हुई नहीं है, अब अचानक से अगर इनके पास में कोई बीमारी जाती है तो ये लड़ नहीं पाएंगे उससे। उस समय पे कहाँ वैक्सीन होते थे, उस समय पे कहाँ ऐसे डॉक्टर्स होते थे जो उनको ठीक कर देंगे। यूरोप में तो सब बीमारियां जगत भर की हो चुकी थी, वो लोग इम्यून हो चुके थे। तो उन्होंने क्या सोचा कि यहाँ पर अपन छोड़ देते हैं स्मॉल पॉक्स ऐसे ले जाके छोड़ दिया कि नहीं, इन्फेक्टेड पर्सन को छोड़ दिया होगा, ठीक। तो इन्फेक्टेड पर्सन को जब छोड़ा तो फिर इस तरीके से क्या हुआ, वहां के लोगों को बहुत ज्यादा स्मॉल पॉक्स हुआ, फिर ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे वहां पे लोगों को कैप्चर कर लिया गया। कैप्चर मतलब बंदी तो नहीं बनाया, लेकिन हाँ कॉन्कर कर लिया, यूरोपियंस ने उसको अपने हत्थे ले लिया, अमेरिका को, ठीक। तो आप कैसे लिख सकते हो यहाँ पे, किसने किया, अब बेसिकली यूरोपियंस, आप बेसिकली नाम जो ले सकते हो पोर्टुगीज और स्पेनिश का ले सकते हो, पोर्टुगीज एंड स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट ओवर अमेरिका, ठीक। तो द पोर्टुगीज एंड स्पेनिश हैड अ स्ट्रॉन्ग फायर पावर आर्मी एंड ऑल्सो दे यूज जर्म्स एंड वायरसेस फॉर कॉन्करिंग पार्ट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो ये जो पोर्टुगीज, स्पेनिश, डच, फ्रेंच ये लोग थे ना, ये काफी ज्यादा आया जाया करते थे एक जगह से दूसरी जगह, और लोगों के ऊपर कंट्रोल जमाना, कॉन्कर करना, ये इनका काफी बड़ा काम था, ठीक है। तो ऐसे इन्होंने अमेरिका के ऊपर भी किया। अमेरिकन जो है वो आइसोलेटेड थे, है ना, ओरिजिनल इनहेबिटेंट के पास में कोई इम्यूनिटी नहीं थी वायरसेस
जर्म्स को लेके, अगर छोड़ देते तो वो सारे के सारे जो है वो इन्फेक्ट आसानी से हो सकते थे। Smallpox proved to be a deadly killer उस समय पे. Once introduced, it spread deep into the continent, killing several communities and paving way for conquest. Guns could be brought or captured, but there was no answer for these germs, है ना. तो ये तो इन लोग को पता है कि इन्होंने जर्म्स छोड़े या इन्होंने डिसीज छोड़ी, लेकिन अमेरिकन को थोड़े पता था उस समय पे अचानक से कहाँ से ये बीमारी आई. ठीक है, तो ये तो इनका एक चाल थी. ठीक है, इन्होंने जाल बिछाया था. तो दिस वे ट्रांसफर ऑफ जर्म्स हेल्प इन अमेरिकाज कॉलोनाइजेशन. तो ये ऐसा हमको नहीं करना है बिल्कुल भी, है ना. इससे हमको ऐसी उल्टी सीख नहीं लेनी है, इससे हमें ये सीख लेनी है कि हमें ऐसा करना नहीं है. ठीक है, ये उस समय पे हुआ करता था. तो लोग कहते हैं ना कि आजकल तो जमाना बहुत खराब हो चुका है. नो 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 नो, नहीं नहीं, ये पुरानी सदियों से ही षड्यंत्र चले आ रहे हैं. जब से ह्यूमन जाति, मानव जाति की पैदाइश हुई है, तब से वो खुराफाती दिमाग रहा ही है. एक दूसरे को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे कॉलोनाइज किया जाए. आज भी देखे तो जब कोरोना वगैरह हुआ तो बहुत सारे देशों का नाम लिया गया कि इन्होंने जो है वो किया. अब हु नोज, हो सकता है आने वाले समय में हिस्ट्री में ये बातें की जाए. ठीक है, गर्मी बढ़ेगी यार. चलो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें कहा जा रहा है राइट अ नोट टू एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ फॉलोइंग. ठीक है, तो हमको क्या करना है, शॉर्ट नोट लिखना है. अब इसको जरूरी नहीं है कि आप पॉइंट्स में लिखो. आपको लग रहा है कि पॉइंट्स में लिखना है तो आप लिख सकते हो. मैंने तो पॉइंट्स में लिखे ताकि आपको याद रह जाए. पर जब शॉर्ट नोट करने की बात आए या ऐसे लिखने की बात आए तो आप कोशिश ये करो कि पैराग्राफ में लिख दो. ठीक, तो इसी को आप पैराग्राफ भी बना सकते हो. यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है और एक्सप्लेन करना है इनके इफेक्ट्स, ये ध्यान रखना है. ऐसा नहीं कि जैसे ही हेडिंग पढ़ी तो पूरी को पूरी कहानी छाप दी, नहीं. अपने को जो यहाँ पे लाइन लिखी है इसके इफेक्ट्स बताना है कि इससे क्या चीजें हुई, है ना, क्या इम्पैक्ट पड़ा. तो यहाँ पे बोला जा रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसीजन टू अबॉलिश कॉर्न लॉ, है ना. तो अब कॉर्न लॉ की मैं आपको कहानी एक बार से सुना के रिवाइज करा देती हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, वापस से रिवाइज हो जाए. क्योंकि वो जो कॉर्न लॉ एक्सप्लेन किया है ना उन लोगों ने, उसका तरीका जो है वो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं. फिर वो नेट वगैरह पे जब आंसर ढूंढते हैं तो शब्द जो है वो थोड़े से गलत वलत लिखे हुए. तो आप घबराना मत, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. हुआ क्या था कि धीरे धीरे करके जो यूरोप था या जो ब्रिटेन था वहां पर जनता या जनसंख्या जो है वो बढ़ने लगी थी. अब जाहिर सी बात है, जनता जब बढ़ने लगी तो लोगों को खाने के लिए भी चीजों की डिमांड जो है वो बढ़ने लगी. अब उसको कैसे पूरा किया जाए, तो जो लैंडेड ग्रुप्स थे, मतलब जिन लोगों के पास में जमीन थी, जो फार्मर्स थे, वो खुश हो गए, है ना. वो खुश हो गए और उन्होंने क्या बोला कि हाँ अब तो मजा आएगा, अब हम आराम से फसल जो है वो बहुत सारी ग्रो करेंगे ब्रिटेन में ही और यहाँ के लोगों को ही बेचेंगे तो हमारा बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा. ठीक है, फिर इन्हीं लैंडेड ग्रुप्स ने सोचा कि यार अगर ये जो उस समय में मक्का कॉर्न वगैरह उगाते होंगे वो लोग, तो उन्होंने बोला कि यार जैसे हम तो बेच ही रहे हैं, यहाँ पे उगा के बेचेंगे तो हम लोग को फायदा होगा, लेकिन अगर बाहर से मक्का आए अगर हमारे देश में तो फिर वो तो सस्ती हो जाएगी. तो फिर लोग जो है यहाँ के रहने वाले लोग हमारी मक्का नहीं खरीद के बाहर से आई हुई मक्का को खरीदेंगे, तो फिर हम लोगों को तो प्रॉफिट नहीं होगा. तो उन्होंने क्या किया, उस समय पे जो है वो खेती बाड़ी बहुत चलती थी, तो सरकार भी खेती बाड़ी वालों की बहुत मानती थी. तो इन्होंने बोला सरकार से कि आप कॉर्न लॉ लगा दो, है ना, कि आप कॉर्न लॉ इम्पोज कर दो, जिससे कि क्या हो, बाहर से कॉर्न हमारे देश में ना आए और हम लोग जो बोए वही हमारे देशवासी खाएं, तो हम लोगों को फायदा होगा. तो सरकार ने बोला ठीक है कॉर्न लॉ हम इम्पोज कर देते हैं. ठीक है, तो कॉर्न लॉ इम्पोज कर दिया गया, बाहर से कॉर्न आना बंद हो गया और वहीं के जो है वो फार्मर्स ग्रो करने लगे और वहीं के लोगों को बेचने लगे. अब जब वहीं पे ग्रो करते वहीं पे बेचते तो उनको दिखता कि यार प्रॉफिट कमाया जा सकता है, तो कंपैरेटिवली महंगा होता. ठीक है, क्योंकि पहले टैक्स नहीं लगते थे ना बाहर से आने वाली चीजों पे, वो तो बाद में लगने लगे. ठीक है, तो टैक्स नहीं लगता था तो बाहर से आने वाला सामान अधिकतर सस्ता होता था एज कम्पेयर टू कंट्री में ग्रो होने वाला. ठीक, तो इन्होंने क्या, कंट्री में जो ग्रो खरीदने लगे लोग तो जाहिर सी बात है वो महंगा था कंपेरेटिवली. तो अब प्रॉब्लम किसको हुई, प्रॉब्लम हुई इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन को. क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन को अगर कुछ बनाना है तो उनको खेती बाड़ी की चीजों से बनाना है, खेती बाड़ी की चीजों से बनाना है तो उनको खेती बाड़ी की चीजें खरीदनी पड़ेगी. तो अगर इंडस्ट्रियलिस्ट कॉर्न खरीदते हैं फार्मर्स से तो उनको महंगा मिलेगा, है ना. अब इंडस्ट्रियलिस्ट ने दिमाग लगाया कि यार फार्मर्स से खरीद रहे हैं तो महंगा है, कॉर्न लॉ लगाया हुआ है तो बाहर से सस्ता कॉर्न आ नहीं रहा है ना. तो फिर ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन थे इन्होंने सरकार को फोर्स किया कि नहीं आप जो है वो कॉर्न लॉ को अबॉलिश करो, यानी कि खत्म करो कॉर्न लॉ को, ताकि बाहर से आने वाला कॉर्न देश में आए और हमको कंपैरेटिवली सस्ता मिले. क्योंकि यहाँ के जो फार्मर्स जिनसे हम कॉर्न खरीद रहे हैं ये महंगा मिल रहा है हमको, है ना. तो यहाँ से आप एक और चीज देख सकते हो कि किस
तरीके से जो है वो दुनिया की सोच बदलने लगी। अब जो है वो फार्मर्स से हटके सरकारें भी बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट की बात मानने लगी थी, यानी कि धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होने लगा था। लिंक करके चीजों को समझना। अब कॉर्न लॉ को हटा दिया तो अब हमको आंसर कहाँ से लिखना है, यहाँ से लिखना है कि कॉर्न लॉ को हटा दिया। तो अब कॉर्न लॉ को हटाने के बाद में क्या हुआ, बाहर से कॉर्न आने लगा, कंपेरेटिवली सस्ता कॉर्न आने लगा, तो लोग ज्यादा खरीदने लगे, लोग ज्यादा खरीदने लगे, पॉपुलेशन भी बढ़ने लगी, और साथ ही साथ में उस समय पे क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन और इंडस्ट्रीज भी चलने लगी थी, तो फिर लोगों की इनकम भी बढ़ने लगी थी, ज्यादा इनकम बढ़ने लगी, लोग ज्यादा कंज्यूम करने लगे, है ना, तो ज्यादा कंज्यूम करने लगे तो बढ़िया से सारी चीजें चलने लगी। अब देखो ऐसा है कि सिर्फ आपको बाहर से इंपोर्ट करने से आपका काम नहीं चलेगा, है ना। अब क्या हुआ ना कि बाहर से तो इंपोर्ट कर रहे थे, लेकिन ये जो फार्मर्स थे, अब फिर इनको यही प्रॉब्लम हो गई कि यार कॉर्न बाहर से आ रहा है, लोग बाहर से आया हुआ कॉर्न खरीद रहे हैं, हम यहाँ पे उगा रहे हैं तो कोई हमारा कॉर्न ले ही नहीं रहा है, तो इनके पास में काम ही नहीं बचा, क्योंकि ये तो उगा रहे थे तो कोई खरीद ही नहीं रहा था। तो फिर इन्होंने सारी जमीन वमीन छोड़ के ये सारे के सारे देश छोड़ के जाने लगे। इनको क्या दिखा कि यहाँ पे हम ग्रो कर रहे हैं तो ये हमारा नहीं खरीद रहे, बाहर से आया हुआ खरीद रहे हैं, तो हम ऐसा करते हैं जहां से बाहर से आया हुआ ये खरीद रहे हैं वहां पे जाके ग्रो करने लग जाते हैं, ठीक है, तो हमारा कॉर्न ये लोग खाने लगेंगे। तो ये लोग सारे के सारे फार्मर्स, अधिकतर फार्मर्स जो थे वो अपना जमीन वमीन छोड़ के दूसरी जगह पर जाके शिफ्ट होने लगे, वहां पे जमीनें खरीदने लगे, वहां पे कॉर्न उगाने लगे, और वहां से ब्रिटेन में कॉर्न भेजने लगे, ठीक है। तो बिजनेसमैन का भी काम हो गया और इन लोगों का भी काम हो गया। तो ज्यादा से ज्यादा मतलब लोग इतने ज्यादा बाहर गए कि उन्होंने सोचा बाहर जितनी ज्यादा जमीन खरीद सकते हैं, कॉर्न को हम पैदाइश कर सकते हैं, उतनी ज्यादा हम यहाँ पे बेचेंगे तो हमारा भी फायदा होगा। तो ऐसे बहुत ज्यादा कॉर्न जो है वो ब्रिटेन की डिमांड पूरी करने के लिए बहुत ज्यादा मतलब एग्रीकल्चर जो है वो काफी ज्यादा दूसरे दूसरे देशों में होने लगा, नियर बाय देश जैसे रशिया हो गया, फ्रांस हो गया, है ना। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है वो एग्रीकल्चर लोग करने लगे, और फिर इस तरीके से अब देखो ऐसा है कि खाली बस अगर आपको एक देश से दूसरे देश में खाने की चीजें पहुंचानी है तो ऐसे थोड़ी कि इधर से पोटली भरी और फेंक दी, इन्होंने उठा ली, नहीं, आपको उसके लिए रेलवेज भी चाहिएगा, ट्रैक्स भी चाहिए, कम्युनिकेशन भी एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। जैसे रेलवे ट्रैक्स आने लगे, कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होने लगा, समझ रहे हो कि किस तरीके से लोग फिर बाहर गए, बाहर से देश लिंक होने लगे कि एक देश की डिमांड पूरी करने के लिए दूसरे देशों में खाना बन रहा है और वहां से आ रहा है। समझ आया कि नहीं आया? तो आपको यहाँ पे इम्पैक्ट लिखना है, ठीक है। कॉर्न लॉ को हटाने के बाद में क्या हुआ वो सब आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो फूड कुड बी इंपोर्टेड मोर चीपली इन ब्रिटेन देन इट कुड बी प्रोड्यूस विद इन द कंट्री। कंट्री में जो कॉर्न या फूड जो बन रहा था उससे ज्यादा सस्ते अमाउंट में बाहर से आने लगा ब्रिटेन में। ब्रिटिश एग्रीकल्चर जो है वो कंपीट नहीं कर पा रहा था इंपोर्टेड प्राइस से, क्योंकि इंपोर्टेड प्राइस जो थी वो काफी सस्ती थी और यहाँ पे बनाने वाले जो लोगों की प्राइस थी वो महंगी थी। तो जो लोग है खाने वाले वो सस्ती को ही चुनेंगे, तो ये कंपीट नहीं कर पा रहे थे। तो इन्होंने बोला कि हम तो छोड़ के चलते हैं वहां बाहर जहां से आ रहा है वहां से। तो वास्ट एरियाज ऑफ लैंड वर नाउ लेफ्ट अनकल्टिवेटेड एंड दोज thousands of men and women were thrown out of work, they flocked to cities and migrated overseas, ठीक है। जैसे जैसे कीमत गिरने लगी वैसे वैसे कंजम्पशन जो है वो भी बढ़ने लगा। वास्ट लैंड्स वर क्लियर टू मीट ब्रिटिश फूड डिमांड्स, ठीक है। फिर इसमें आप वो लास्ट वाली लाइन भी ऐड कर सकते हो कि द इम्पैक्ट ऑफ कॉर्न लॉ led to establishment of railways, communication etc. For the world to be a global world, है ना। तो वो चीज भी आप इसके अंदर डाल सकते हो। इसके अलावा जैसे मैंने आपको समझाया, आपको कोई और पॉइंट भी दिमाग में आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको ऐड ऑन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कमिंग ऑफ रिंडरपेस्ट टू अफ्रीका के ऊपर हमको इम्पैक्ट के बारे में बताना है, यानी कि इफेक्ट के बारे में बताना है। तो जब रिंडरपेस्ट अफ्रीका में आया तो उसके बाद में इम्पैक्ट क्या हुआ ये हमको यहाँ पे लिखना है। तो रिंडरपेस्ट की कहानी सुना देती हूँ। जैसे अमेरिका आइसोलेटेड था ना, वैसे ही अफ्रीका भी आइसोलेटेड पाया गया। अफ्रीका आइसोलेटेड पाया गया, देखा गया कि यार यहाँ के लोग तो जो है वो अपनी भेड़ बकरियां लेते हैं और बढ़िया, यहाँ पे तो बहुत बड़े बड़े प्लांटेशन है, ये अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं। तो फिर यूरोपियंस ने सोचा कि यहाँ पे चलते हैं और यहाँ के प्लांटेशन जो है ये खरीद लेते हैं और इन प्लांटेशन जो है इसके ऊपर काम करेंगे तो बहुत पैसा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब प्लांटेशन पे काम करने के लिए लोग चाहिए होते हैं, ठीक है। अब लोग कौन चाहिए, यानी कि लेबर चाहिए। तो अब लेबर कहाँ से लेके आए, लेबर लाना जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अफ्रीका में होती है बहुत गर्मी और यूरोपियंस जो है वो ठंडे माहौल में रहे हुए हैं, तो ठंडे माहौल से आके तो कोई अफ्रीका में आके काम करने से रहा, ठीक। तो फिर इन्होंने बोला कि यार अफ्रीकन लोगों को ही हम यहाँ पे काम पे लगा देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अफ्रीका के लोगों के पास में अपनी कैटल्स थी, अपनी भेड़ बकरियां थी, अपनी खेती बाड़ी थी, तो वो उसी में अपनी एक्टिविटीज करते रहते थे। उनको नहीं लगा कि यार हमको किसी और की जमीन पे जाके काम करना चाहिए। तो देवर लाइक कि नहीं, हमको लेबर नहीं बनना है ना। लेकिन यूरोपियंस ने सोचा कि अब इनको बनाएं कैसे लेबर, क्योंकि उनका फायदा तो प्लांटेशन वाले में है ना, और उसके लिए उनको चाहिए लेबर। तो उन्होंने देखा कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही, प्रॉब्लम ये आ रही है कि इन लोगों के पास में इनकी भेड़ बकरियां हैं। अगर ये भेड़ बकरियां नहीं होती हैं तो जाहिर सी बात है इनको अपना
खिलाई पिलाई के लिए, अर्निंग के लिए लेबर बनना ही पड़ेगा, है ना। तो भेड़ बकरियों का क्या करे, ठीक। तो इन्होंने देखा कि रिंडरपेस्ट छोड़ा जा सकता है, जैसे कि वहां पे अमेरिका में स्मॉल पॉक्स छोड़ा ना इन्फेक्टेड इंसान के साथ, वैसे ही यहाँ पे इन्होंने रिंडरपेस्ट छोड़ा। रिंडरपेस्ट वाज ए कैटल प्लैग, यानी कि जो गाय भेड़ वगैरह में जो बीमारी होती है ना, ये एक बीमारी थी। तो एक इन्फेक्टेड कैटल को इन्होंने अफ्रीका में छोड़ा, और मतलब ये तो इतनी भयंकर बीमारी थी कि एक तरफ से अगर इन्फेक्शन होना शुरू हो तो थोड़े ही समय में वो पूरे के पूरे सदर्न अफ्रीका तक सारी की सारी कैटल में फैल गया। करीब 90% कैटल जो है वो मर गई। अब लोगों के पास में कैटल ही नहीं बची, तो इनका प्लान सक्सेसफुल हो गया, और ये जो अफ्रीकन लोग थे इनको लेबर बनना पड़ा, प्लांटेशन पे काम करना पड़ा। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, रिंडरपेस्ट लाके, यूरोपियंस ने रिंडरपेस्ट लाके अफ्रीका के ऊपर भी कंट्रोल जमाया। इसी तरीके से तो अफ्रीकन जो है वो स्लेव बने, उनको स्लेवरी करनी पड़ी, ठीक है, क्योंकि ये तो गोरे लोग थे। तो एक तो ब्लैक एंड व्हाइट वाला प्रॉब्लम इनके दिमाग में बस गया, साथ ही साथ में इनको जो है वो लेबर वाले लोग मिल गए कि यार इनको अब काम करने के लिए लेबर तो बनाना ही पड़ेगा। एंड दे वर आल्सो वेरी मच सीधे शरीफ, तो फिर हो गया उनका काम, ठीक। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, द जर्म्स ऑफ डिसीज वर कैरिड बाय इन्फेक्टेड कैटल इंपोर्टेड फ्रॉम ब्रिटिश एशिया टू फीड द इटालियन सोल्जर इन्वेडिंग एट्रिया इन द ईस्टर्न अफ्रीका। तो ये कहानी बताया किस तरीके से कैटल प्लैग को लाया गया। द रिंडरपेस्ट किल्ड अबाउट 90% ऑफ द कैटल। क्या हुआ इससे, एक तो लाइवलीहुड चली गई लोगों की, है ना, जो कमाई का जरिया था वो खत्म हो गया। तो कैटल जो है वो लोगों की मेन वेल्थ थी, यानी कि बहुत बड़ी कीमती चीज थी कैटल लोगों के लिए अफ्रीका में। लेकिन जो लॉस ऑफ कैटल था, यानी कि जब कैटल सारी खत्म हो गई तो फिर लोगों का जो लाइवलीहुड था वो खत्म हो गया। और क्या हुआ, अफ्रीकन को लेबर बनना पड़ा, ठीक। तो नो कैटल नो लाइवलीहुड, ओनली लेबर लेफ्ट एज एन ऑप्शन ऑफ अर्निंग फॉर द अफ्रीकन, ठीक। उसके बाद में क्या हुआ, उसी से कंट्रोल भी कर पाए ये लोग अफ्रीका पे। तो कंट्रोल ओवर स्कैर्स रिसोर्स ऑफ कैटल इनेबल्ड द यूरोपियन कॉलोनाइजर्स टू कॉन्कर एंड सबड्यू अफ्रीका, है ना। तो वहां पे प्लांटेशन वगैरह भी थे, साथ ही साथ में अफ्रीका की जो जमीन है इट वॉज वेरी मच रिच इन रिसोर्सेज, है ना। वहां पे माइनिंग करो तो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज आपको मिलेंगे, तो उसका बहुत लालच था यूरोपियंस को, और उसकी वजह से उन्होंने वहां पे कैटल प्लैग जो है वो छोड़ा, ठीक। तो ये इम्पैक्ट लिख दिया। अगले की बात करें तो डेथ ऑफ मेन ऑफ वर्किंग एज इन यूरोप बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर। अच्छा, वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, तो वर्ल्ड वॉर में जाने के लिए लोगों को क्या करना पड़ा, लड़ाई लड़नी पड़ी। अब लड़ाई कौन लड़ेगा, रोबोट तो लड़ेगा नहीं, उसके लिए इंसान ही चाहिए। तो अब इंसान चाहिए तो देश वाली बात होने लगी, तो फिर देश वाली बात होने लगी तो लोगों को लड़ने जाना पड़ा। तो मोस्ट ऑफ द मेन वर इनटू वॉर, है ना। तो ऐसे में वुमेन्स को घर संभालना पड़ा, बच्चे संभालने पड़े, काम काज भी हाथ में लेना पड़ा। और वॉर जब तक खत्म हुआ तब तक ये देखा गया कि बहुत ज्यादा जो वर्किंग पॉपुलेशन थी यूरोप की वो खत्म हो चुकी थी, ब्रिटेन की जो है वो खत्म हो चुकी थी। बस यही चीज आपको यहाँ पे बताना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो सबसे पहला इंडस्ट्रियल वॉर था। यहाँ पे बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल चीजें जो है वो यूज की गई थी, मशीन गन, टैंक, एयरक्राफ्ट, केमिकल वेपन्स बहुत ज्यादा यूज किए गए थे, मैसिव स्केल पे यूज किए गए थे। Fight such a war, millions of soldiers had to be recruited from around the world and moved to front lines on large ships and trains. बड़ी बड़ी ships और trains पे बाहर से जो है वो लोग बुलवाए गए लड़ाई लड़ने के लिए। जो डेथ की स्केल और डिस्ट्रक्शन जो है वो बहुत ज्यादा अलग था, बहुत भयानक था। मोस्ट ऑफ द किल्ड एंड मेम्ड वर मैन ऑफ वर्किंग एज। जो मरे लोग थे या फिर जो लोग मारे गए थे इस समय पे वॉर में, ये वर्किंग एज लोग थे, यानी कि जो लोग काम करने जैसी स्थिति में, जैसे जो 25, 30, 45, 50 की उम्र की रेंज के होते हैं ना, जो लोग काम करते हैं घर परिवार के लिए, देश के लिए काम करते हैं, वो इस वॉर में मारे गए थे, है ना। जो डेथ और जो इंजरीज थी वो काफी ज्यादा ड्रास्टिक थी, और इसकी वजह से जो एबल बॉडीड वर्कफोर्स थी यूरोप की वो खत्म हो चुकी थी, मोस्टली खत्म हो चुकी थी। ग्रेट डिप्रेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी। तो ग्रेट डिप्रेशन की बात करते हैं तो ग्रेट डिप्रेशन में भी क्या हुआ, वीट का ग्लट बन गया था, है ना। इतना ज्यादा अनाज हो गया था, इतना ज्यादा अनाज हो गया था, क्योंकि देखो अभी क्या हो रहा था, वॉर चल रहा था। तो वॉर चल रहा था तो खाने वाले लोग बहुत थे, कंज्यूम करने वाले लोग बहुत बहुत थे। जैसे वॉर खत्म तो कंज्यूम करने वाले लोग बहुत थे ना, तो बहुत खेती एकदम पीक पे चल रही थी, ग्रो किए जा रहे थे लोग, ऑल ओवर द वर्ल्ड, अलग अलग जगह पे कि सप्लाई करना है, सप्लाई करना है, सप्लाई करना है। लेकिन जैसे ही वॉर खत्म हुआ तो खाने वाले लोग ही मर गए, है ना। लेकिन प्रोडक्शन उतना ही हो रहा है, तो जब खाने वाले लोग हैं नहीं, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो चीजें सस्ती हो ही जाएगी, है ना। तो अब इतनी सस्ती हो गई कि चीजों की कीमत ही नहीं बची। मैं पेंसिल का एग्जांपल देके आपको समझाती हूँ ना, कि अगर 3 पेंसिल है और खरीदने वाले 10 लोग हैं,
है ना। तो जो जितनी ज्यादा कीमत, क्योंकि ये कम है ना, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो इसमें क्या होगा कि जो जितनी ज्यादा कीमत बोलेगा पेंसिल उसकी। लेकिन मान लो 10 पेंसिल है, डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा, डिमांड कम है, तो ये बोल दे मेरे को 2 रुपए की चाहिए, तो भैया आप 10 पेंसिल का करेंगे क्या, तो 2 रुपए में खरीद लेगा, दे देगा दुकानदार भी कि हाँ भैया ले ले, ठीक है 3 लोग ही तो, 10 पेंसिल का क्या करूंगा मैं, समझ में आया। तो जब डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होता है, तो चीजों की प्राइस ज्यादा होती है, वो अच्छी चीज होती है। लेकिन जब सप्लाई ज्यादा होता है, डिमांड कम होती है, तो चीजों की कीमत गिर जाती है, जो कि प्रॉब्लम होती है। अब क्या हुआ कि पूरे वर्ल्ड में व्हीट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा था क्या कि भैया खरीदेगा कोई, लेकिन अब जब वर्कफोर्स ही मर गई, खाने वाले लोग ही मर गए, तो कौन खाएगा। जितने लोग बचे थे वो तो गम में थे, तो खाने वाने के तो कोई ठिकाने नहीं थे, अब वो प्रोडक्शन तो इतना ही हुए जा रहा था। तो चीजों की, क्योंकि क्या हुआ अब यहाँ पे डिमांड कम हो गई और सप्लाई उतनी की उतनी, तो अब ऐसे में क्या हुआ, चीजों की कीमत गिर गई, बहुत ज्यादा कम हो गई। तो फार्मर्स से जो है वो अनाज कोई खरीद नहीं रहा था, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अनाज कोई ला नहीं रहा था, क्योंकि अब हर कंट्री के पास में अपना अनाज था, है ना। लेकर के क्या करते, वैसे ही इतना ज्यादा जो है वो कर्जा देशों के ऊपर हो ही चुका था। तो ऐसे में डिप्रेशन आ गया, क्या आ गया, ग्रेट डिप्रेशन आ गया। तो बस यही आपको लिखना है। अब इसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे कैसे हुआ, तो इंडिया से भी जो है वो वीट, कॉटन, डाई, ये सारी चीजें जाती थी दूसरे देशों में, लेकिन अब वही प्रॉब्लम हुई ना कि चीजों की कीमत गिर गई। तो क्योंकि इंडिया जो है वो ब्रिटेन की कॉलोनी थी, तो हमारे ऊपर भी इसका इम्पैक्ट जो है वो पड़ना ही था। ब्रिटेन में ग्रेट डिप्रेशन आया, तो इम्पैक्ट तो हमारे ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मान लो कि आपका कोई आप मकान मालिक हो, है ना, और आपके ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम आती है, पैसे की प्रॉब्लम आती है, तो आपके घर पे जो हेल्पर्स है ना, जो सर्विस प्रोवाइडर्स है, जो भी आपके घर पे हाउस हेल्प है, तो उनके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा ही ना पड़ेगा। तो ऐसे हमारी भी कंडीशन थी, है ना, हमारे ऊपर रूल कौन कर रहा था, ब्रिटेन, और हम लोग क्या कर रहे थे, उनको सप्लाई कर रहे थे। तो जब ब्रिटेन के ऊपर प्रॉब्लम है, तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम हमारे ऊपर भी आनी है। तो इम्पैक्ट क्या हुआ, इट वॉज वेरी मच फेल्ट, हम लोग को फील हुआ इम्पैक्ट, स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर में, है ना। द इंडियन इकोनॉमी वॉज क्लोजली बिकमिंग इंटीग्रेटेड विद ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ने लगी। इंडिया वॉज ब्रिटिश कॉलोनी एंड एक्सपोर्टेड एग्रीकल्चर गुड्स एंड इंपोर्टेड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स एज इंटरनेशनल प्राइजेस क्लैश, सो द प्राइजेस इन इंडिया, जैसे जैसे इंटरनेशनल प्राइजेस गिरी, तो वैसे ही प्राइजेस इंडिया में भी गिर गई। तो वीट प्राइस इंडिया जो है वो 50% से गिर गई थी 1928 एंड 1934। तो ऐसी प्रॉब्लम हुई भैया, बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर वालों को बहुत नुकसान हो गया था। अच्छा एक चीज देखना, कॉम्प्लीमेंट्री रहता है। जब एग्रीकल्चर वालों को नुकसान होता है ना, तो बिजनेस और इंडस्ट्रियलिस्ट प्रॉफिट में होते हैं, क्योंकि वो चीजें खरीदते हैं किससे, एग्रीकल्चर वालों से। तो जब एग्रीकल्चर वालों का नुकसान हो रहा है, मतलब क्या, वीट और जो खाने की चीजें उनकी कीमत कम है ना, उनका नुकसान तो यही है। तो जब इनकी कीमत की कम है ना, तो एग्रीकल्चर, ये इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन खुश हैं, क्योंकि वो खरीदते यही चीजें, तो उनको सस्ते में मिलेगा, उनको प्रॉफिट ज्यादा बनेगा। तो ये दोनों चीजें अलग अलग है ना, इनको मिक्स मत करना कभी। जब कह रहे हैं कि प्रॉब्लम एग्रीकल्चर सेक्टर वालों को हो रही है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर वालों को ही हो रही है, बिजनेसमैन और इनको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो बढ़िया जिंदगी में है अपने, पूरी ओवरऑल कंट्री पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ठीक। द डिसीजन ऑफ एमएनसीज टू रिलोकेट प्रोडक्शन टू एशियन कंट्रीज, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि भैया एमएनसीज जो है वो रिलोकेट कैसे होने लगी एशियन कंट्रीज में। तो रिलोकेशन ऑफ इंडस्ट्री टू लो वेज कंट्रीज स्टिमुलेटेड वर्ल्ड ट्रेड एंड कैपिटल फ्लो। हुआ क्या कि देखा गया कि चाइना में लेबर बहुत सस्ते मिल जाते हैं, इंडिया में भी बहुत सारी चीजें ऐसी जो है बहुत सस्ती मिल जाती है। तो एमएनसीज ने क्या किया, पहले वो लोग अपनी अपने देशों में ही अपने अपनी कंपनीज या जो भी चीजें होती थी वो बनाते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि यार बहुत ज्यादा पैसा बचता नहीं है, क्योंकि चीजें बहुत महंगी है। तो उन्होंने देखा कि जहाँ पे जो चीज सस्ती मिल रही है वहां पे अपना सेंटर लगा देते हैं, जहाँ लेबर सस्ता मिल रहा है तो वहां पे लेबर के लिए चले जाओ, जहाँ पे रॉ मटेरियल सस्ता मिल रहा है वहां रॉ मटेरियल के लिए चले जाओ। तो ऐसे में क्या होगा ना कि कम पैसा देके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हम कमा पाएंगे। तो एमएनसीज इस तरीके से रिलोकेट होने लगी एशियन कंट्रीज में, है ना। यहाँ पर क्या थे, लो वेज वर्कर्स थे, कम कीमत पे ज्यादा काम करने वाले लोग थे हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो ये एमएनसीज रिलोकेट होने लगी कि भैया ज्यादा से ज्यादा काम हो जाएगा कम कीमत पे, तो कंपनी के फायदे ही फायदे। पर इससे एक फायदा और भी हुआ इन देशों को, कि जब इन देशों में ये कंपनीज आई, तो यहाँ के लोगों ने भी सीखा ना कि कंपनीज कैसे काम करती है। तो कुछ लोग जो थे वो तो लो वेजेस पे काम करने के लिए तैयार थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो हिम्मती थे, जिन्होंने सोचा कि हम भी ऐसी कंपनीज खड़ी करके बताएंगे। तो वर्ल्ड ट्रेड होने लगा, कैपिटल फ्लो होने लगा बहुत सारे देशों में, ठीक है। सिंस वेजेस वर रिलेटिवली लो इन एशियन कंट्रीज लाइक चाइना, thus they become lucrative destination for investment by foreign MNCs competing to dominate world markets, ठीक। अगले पे आ जाते हैं, गिव टू एग्जाम्पल्स फ्रॉम हिस्ट्री टू शो द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन फूड अवेलेबिलिटी। अच्छा हिस्ट्री में से हमको एग्जाम्पल देना है, 2 एग्जाम्पल्स देना है जिससे कि
फूड अवेलेबिलिटी, ऐसी टेक्नोलॉजीज आई जिससे कि लोगों को खाना जो है वो बहुत आसानी से मिलने लगा। तो उसका एग्जाम्पल हमको देना है। तो देखो एक एग्जाम्पल तो आप क्या लिख सकते हो कि काफी ज्यादा चीप फूड अवेलेबल होने लगा ऑल ओवर द मार्केट। पहले जो है वो शिपमेंट, एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने में बहुत खर्चा लगता था, है ना। या तो कुछ बाय रोड लेके आ रहे हैं या किसी तरीके से लेके आ रहे हैं तो उसमें बहुत पैसा लग जाता था। लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजीज आई, जैसे रेलवेज आए, एयरप्लेन्स आए, है ना, और क्या क्या चीजें आ गई थी उस समय पे। हाँ, कुल मिला के लाइटर वेगन्स आ गए, बड़ी बड़ी शिप्स आ गई, है ना। तो उससे क्या हुआ कि आप ज्यादा से ज्यादा सामान एक ही बार में पहुंचा सकते हो। नहीं तो पहले क्या था, छोटी छोटी चीजें थी, छोटे छोटे ट्रांसपोर्टेशन थे, बहुत धीरे धीरे बहुत समय लगता था, तो उसमें कम ही सामान जाता था। तो वो लेके जाएगा, छोड़ के आएगा, फिर वापस आएगा, फिर नया सामान भरेंगे, फिर लेके जाएगा, छोड़ के जाएगा, वापस आएगा। तो ऐसे में कीमत ज्यादा लग जाती है ना, फ्यूल वगैरह की भी। लेकिन अब क्या होने लगा था, काफी बड़े बड़े शिपमेंट्स आने लगे थे, रेलवेज आ गई थी, है ना, बड़े बड़े वैगन्स आ गए थे, लाइटर वैगन्स आ गए थे, तो उसमें आप ज्यादा से ज्यादा सामान भर के एक साथ पहुंचा सकते थे, है ना। तो उससे लोगों को जो है वो कम कीमत पे ज्यादा फूड मिलने लगा, दैट इज फ्रॉम ऑल्सो फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है। Improvement in transfer, faster railways, lighter wagons and larger ships helped in move food more cheaply and quickly from far away farms to the फाइनल मार्केट्स। जैसे अभी बताया ना कि अलग अलग कंट्रीज से अलग अलग जगह पे सामान जाता था, है ना। तो वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है। इम्पैक्ट ऑन मीट, एक काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। पहले क्या होता था कि अगर मीट बनाना है ना, तो एक जगह से जानवरों को शिप्स में बिठाएंगे, फिर वो शिप्स दूसरी जगह पे पहुंचेगी, फिर वहां पे उनको काट के मीट बनाया जाता था। तो ऐसे में मीट बहुत महंगा होता था। क्यों? क्योंकि कम जानवर आ पाते हैं, है ना। मतलब जानवर अगर आपको लेके जाना है तो वो तो जगह ज्यादा घेरेंगे ना, तो जाहिर सी बात है वो भारी भी होंगे, है ना, उनका ध्यान भी रखना पड़ेगा कि वो बीमार ना हो जाए, सारी चीजें। फिर वापस लेकर आएंगे तो जाहिर सी बात है फिर और जानवर अभी है ही, उनको और लेके आना है, तो उसमें बहुत ज्यादा पैसा लग जाता था। तो जो पैसे वाले लोग थे वही मीट को अफोर्ड कर पाते थे। लेकिन जैसे टेक्नोलॉजी आई, जैसे रेफ्रिजरेटेड शिप्स आने लगी, तो उसमें क्या हुआ कि शिप्स जो है उसके अंदर रेफ्रिजरेशन होने लगा, मतलब ठंडक रहने लगी। तो आप क्या कर सकते हैं, जहां स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से जानवर को मत भेजो, वहां से सीधा मीट भेजो। तो अब मीट बेचेंगे तो जानवर बीमार भी नहीं होगा, है ना। पहले क्या होता था, पहले जानवर बीमार भी हो सकता है, तो वो जो जानवर बीमार हो गया उसका मीट आप खा नहीं सकते, बहुत सारे मर भी जाते थे, कई बार इन्फेक्शन हो जाता, तो एक जानवर को है तो वो सारे के सारे जानवरों में फैल जाता था, तो बहुत नुकसान होता था। लेकिन अब क्या है, अब आप मीट जो है वो आप देख लो कौन से जानवर अच्छे ठीक ठाक है क्या है, तो उनको काट के वो रेफ्रिजरेशन में डाल देते थे। तो पहले पहले वाले में शिप्स में जानवर भेज के जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत जगह जगह एक जानवर जो है वो कितनी सारी जगह घेरेगा। लेकिन आप सीधे आप मीट डाल रहे हो तो आप तो कितना ही मीट डाल सकते हो, है ना। तो मीट जो है वो बहुत ज्यादा इकट्ठा करके भेजा जाने लगा। तो जाहिर सी बात है जितना आसानी से प्रोसेस होगी उतना सस्ता वो चीज हो जाएगी, समझ रहे हो कि नहीं। पहले बहुत मेहनत लगती थी तो महंगी रहती थी, लेकिन अब आसानी से होने लगी रेफ्रिजरेटेड शिप्स आने के बाद में, तो चीजों के दाम जो है वो गिर गए क्योंकि कम पैसा लगने लगा उसमें, है ना, उसकी प्रोसेस करने में। अब वो रेफ्रिजरेटेड अमाउंट जो है वो पहुंच जाता डेस्टिनेशन पे, और जाहिर सी बात है ज्यादा से ज्यादा लोग खा भी पाते थे। ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जो पुअर थे वो भी अब मीट अफोर्ड कर पाने लगे, है ना। उनकी डाइट जो है वो वेरिड होने लगी। पहले वो सिर्फ ब्रेड खा पाते थे, कुछ भी छोटा मोटा चीज खा पाते थे, लेकिन अब वो मीट भी अफोर्ड कर सकते हैं, तो हेल्दी बॉडीज भी उनकी रहने लगी। ठीक। तो मीट वैसे तो यू शुड नेवर ईट, है ना। आप ये, आई एम नॉट प्रमोटिंग ईटिंग मीट थ्रू दिस, लेकिन ये उस समय की बात बताई जा रही है ना। यू शुड नॉट ईट मीट, नहीं, है ना, क्योंकि हम लोगों को भी, मतलब हम लोगों को भगवान ने पहुंचाया, इसका मतलब हमको मुंह दिया है, जबान दी है, अपना हाथ काम का, कोई हमको काटे तो हम चार चाटे उसको मार सकते हैं। ये हिम्मत अगर हमको दी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सामने वाले को मार के खाएं, है ना। ये हमें कभी भी नहीं करना है। वी शुड नेवर डू, वी शुड नेवर ईट मीट, है ना। वी शुड नेवर ऑल्सो प्रमोट ईटिंग मीट, तो पीरियड। ठीक है। तो इम्पैक्ट ऑन मीट क्या हुआ, टिल 1870s मीट जो है वो अमेरिका पे शिप होता था फ्रॉम यूरोप इन फॉर्म्स ऑफ लाइव एनिमल विच वर देन स्लॉटर्ड, मतलब काटना। ठीक है। तो स्लॉटर हाउस में यूरोप में फिर उसको काटते थे। But live animals took up a lot of ship space. Invention of refrigerated ships made it possible to transport meat from one region to another. Hence, meat prices were now affordable. Poor could now consume varied variety of meal. ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज मेंट बाय ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट। ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट से आपका क्या मतलब है? तो देखो क्या हुआ, वॉर वगैरह जब सब खत्म हुआ तो देखा गया कि फाइनेंसेस में बहुत प्रॉब्लम आती, देशों को बहुत कर्जा बढ़ गया था, तो फिर सबने इकट्ठा होकर ब्रिटेन वुड में ये एक शपथ लिया, एग्रीमेंट पे जो है वो साइन किया कि ब्रिटेन वुड ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाएंगे, यानी कि ब्रिटेन वुड ट्विंस, यानी कि 2 ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाएंगे जिससे कि लोन वगैरह लेना है या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड कैसे करेंसी चलानी है, कैसे किसी को किसी कंट्री को पैसे की जरूरत पड़ रही है तो कैसे उधार में देना है, ये सारी चीजें जो है वो फिक्स कर दी गई। ठीक, क्या इंस्टीट्यूशन बनाए? एक तो आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और एक वर्ल्ड बैंक। तो आप आंसर कैसे लिख सकते हो? द मेन एम ऑफ पोस्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम। पोस्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब वॉर के बाद में जो दुनिया भर में इकोनॉमी को मेंटेन करने का सिस्टम लाया गया, उसका मेन एम ये था कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो बनी रहे देशों में, और पूरी तरीके से इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में एम्प्लॉयमेंट आए, रोजगार आए। ठीक है, तो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस स्टैब्लिश की गई, वहां पे इंस्टीट्यूशन बनाए गए। एक तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका एम ये है कि एक्सटर्नल सरप्लसेस और डिफिसिट जो है वो उससे डील करे। ठीक है, जो भी मेंबर्स है आईएमएफ के, उनके जो भी सरप्लस अमाउंट है या जो भी उनको जो लॉस हो रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है, उससे डील करेगा आईएमएफ। और जो वर्ल्ड बैंक है, द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और वर्ल्ड बैंक वाज सेटअप टू फाइनेंस पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन। जैसे वॉर के बाद में जो भी नुकसान होता है उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, उस समय पे ये उसका एम था। अब जैसे अब तो वॉर वगैरह यूएन वगैरह हो गया है, तो ऐसे वॉर कम दिखाई देते हैं, दिखाई तो दे रहे हैं यूएन, कम दिखाई दे रहे हैं। अभी उसके बारे में हम बात नहीं करते, बाद में फिर कभी समझेंगे उस चीज को कि अभी भी ऐसा क्यों होता है। वॉर तो कई बहुत सारी जगहों पर हो भी रहे हैं, लेकिन उस लेवल पे नहीं हो रहे जिस लेवल पे पहले हुआ करते थे। दिस वी नीड टू मेक श्योर, है ना, दिस वी नीड टू कीप इन माइंड। तो अब जो है वो इनका ध्यान और दूसरी जगह पे चले गया, डेवलपिंग नेशंस पे चले गया। लेकिन उस समय पे डेवलपिंग नेशंस जो आज डेवलप्ड है, वो समय पे डेवलपिंग थे, तो उनके ऊपर ध्यान देने का इनका काम था। जो डिसीजन मेकिंग जो है वो कंट्रोल की गई थी थ्रू वेस्टर्न इंडस्ट्रियल पावर्स, जो कि वेस्टर्न पावर्स थी वो इसके डिसीजन मेकिंग लेते थे। यूएस जो है वो एक इफेक्टिव राइट ऑफ वीटो उसको दिया गया था आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के डिसीजन का। ठीक, क्योंकि अब इनने बनाई थी तो जो बनाता है वही उसको रूल करता है, तो यही बात थी उस समय पे। ठीक, तो यहाँ पे आगे क्वेश्चन हमारे खत्म हो जाते हैं। 5 क्वेश्चन है, 5 तो नहीं है, 5 के अंदर 5 तो 10 क्वेश्चन आपके कुल मिला के 10 या 9 क्वेश्चन आपको इसके अंदर देखने को मिले। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, इजी क्वेश्चन है। इसके आपको जो है टॉपिक वाइज वीडियोस भी अवेलेबल है और वन शॉट वीडियोस भी अवेलेबल है, तो आपको क्वेश्चंस बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, लिख लेना है कोशिश करके, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको ध्यान रहेगा किस में क्या लिखना है, आप मिक्स नहीं करोगे। स्मॉल पॉक्स में रिंडरपेस्ट मत डाल देना, रिंडरपेस्ट अफ्रीका का है, स्मॉल पॉक्स अमेरिका का है। ठीक है, दोनों कॉन्क्वेस्ट के लिए यूज किया गया था, एक तरफ भी जर्म्स दूसरी तरफ भी जर्म्स, एक तरफ इंसानों को मारा गया था, दूसरी जगह जानवरों को मारा गया था। रीजन आई होप आपको क्लियर है। तो जब हम क्वेश्चन कर लेते हैं ना तो हमको चैप्टर पूरा क्लियर हो जाता है, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन करे तो मोस्टली पूरा चैप्टर ही इन्होंने इन सारे क्वेश्चन में कवर कर लिया। समझ में आया कि नहीं? तो इसी तरीके से वीडियोस जो है वो माइंडेड ब्रेन्स पे किंडरगार्टन से लेकर 12th तक, एनटीएससी, ओलंपियाड, सभी कुछ, सीयूईटी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। क्वेश्चन, टॉपिक वाइज वीडियोस, चैप्टर वाइज वीडियोस, वन शॉट रिविजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन, सब हम आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप तक पहुंचे एकदम क्वालिटी एजुकेशन, जो कि है आपका अधिकार। और आपको कभी ऐसा ना लगे कि यार पैसा होता तो ऐसे पढ़ाई कर लेते, वैसे पढ़ाई कर लेते। नहीं, यू कैन डू इट फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल्सो। तो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि आप ऐसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर जाओ। मिलते हैं अगले वीडियो।